और तभी उसने कुछ देखा। रोशनी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अचानक बिजली उसकी ओर गिरी। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और छलांग लगाकर दूर भाग गया। सुरक्षित रूप से नीचे उतरने के बाद वह पीछे मुड़ा और हमले के स्रोत की तलाश करने लगा। उस पर लेवल 2 के कब्रिस्तान डोमिनेटर, एक बिजली के घोंघे ने हमला कर दिया। उसे एहसास हुआ कि यह ह्यूमस पर पलने वाला एक राक्षस था, जो मशरूम जैसे जीवों के समान पारिस्थितिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा कर रहा था। उसने फैसला किया कि अब पायरोशरूम के चमकने का समय आ गया। उसने उसे पायरोब्लास्ट का इस्तेमाल करने का आदेश दिया और एक आग का गोला बिजली के घोंघे की ओर तेजी से बढ़ा। बिजली से टकराने पर एक भीषण विस्फोट हुआ। बिजली के घोंघे में आग लग गई, लेकिन उसने पलटवार किया। उसने बिजली के झटके बरसाए, जिससे पायरोशरूम को बचने के लिए तेज रफ्तार से दौड़ना पड़ा। हमारे लड़के ने देखा कि घोंघा बहुत धीरे धीरे चल रहा था और उसने इसे एक कमजोरी के रूप में पहचाना जिसका वह फायदा उठा सकता था। पायरोशरूम ने फिर से आग छोड़ी और संपर्क होते ही एक और विस्फोट हो गया। धुआं और धूल धीरे धीरे छंट गए। उसमें एक भुना हुआ बिजली का घोंघा दिखाई दिया। पायरोशरूम ने जून को देखकर खुशी से हाथ हिलाया। फिर हमारे मुख्य पात्र ने उसे कहा कि वह मस्ती करना बंद करे और देखे कि दुश्मन पूरी तरह से मर गया है या नहीं। पायरोशरूम ने ओके का संकेत दिया। अप्रत्याशित रूप से उसका सिर हवा में उड़ गया। घोंघा अपने खोल से बाहर आ गया था। वह अभी भी जिंदा था और अब 2 पैरों पर खड़ा था। जून ने तुरंत हमला कर दिया। घोंघे ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह उसे मार नहीं सकता। वह उसके पीछे आ गया और उनके हमले आपस में टकरा गए। बिजली के घोंघे ने कहा कि वह घोंघे की तरह धीमा है। जून को एहसास हुआ कि अपना खोल उतारने के बाद वह जीव बिजली की गति से चलने लगा। उसने उसे अविश्वसनीय गति से इधर उधर भागते देखा। उसने माना कि कवच के बिना वह बहुत हल्का था। वह फिर उसकी ओर दौड़ा। हमारे लड़के ने हमले का अनुमान लगा लिया था। आखिरी क्षण में वह झुक गया, जिसे पायरोशरूम द्वारा तैयार किया गया अग्निगोला सामने आ गया। अग्निगोला सीधे घोंघे की ओर बढ़ा। आखिरी क्षण में बिजली के घोंघे ने खुद को बचा लिया। उस पर और भी आग के गोले बरसने लगे, लेकिन वह उनका मजाक उड़ाता रहा और कहता रहा कि वे उसे मार नहीं सकते। जून ने बस देखा। बिजली के घोंघे ने हंसते हुए कहा कि बराबरी के स्तर पर भी वह पूरी तरह चूक गया। जून ने शांत भाव से जवाब दिया कि वह तो पूरी तरह चूक गया था। उसका इरादा शुरू से ही घोंघे को निशाना बनाने का नहीं था। तभी छत से पत्थर नीचे गिर पड़े। बिजली वाले घोंघे को आखिरकार उसकी रणनीति समझ आ गई, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा था कि वे उस पर हमला नहीं कर पाएंगे। तभी जून ने ऑर्क बर्सर्क और ऑर्क चार्ज को सक्रिय कर दिया। पूरा इलाका अफरा तफरी में डूब गया। बिजली के घोंघे को एहसास हुआ कि जून घने धुएं का इस्तेमाल आड़ के रूप में कर रहा है। उसे विश्वास था कि वह अभी भी किसी भी चीज से बच सकता है, लेकिन तभी पायरोशरूम प्रकट हुआ और उसी समय जून पीछे से झपट्टा मारकर आ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जून एक के बाद एक कई हमले करेगा। वह पूरी तरह से अचंभित रह गया। टक्कर बहुत भयानक थी। उसका शरीर दीवार से टकराया और बिखर गया। केवल खून ही बचा था। जून ने अपना हाथ उस पर रख दिया। एक सूचना दिखाई दी जिसमें बताया गया कि इलेक्ट्रिक घोंघा नष्ट हो गया, जिससे उसके पोषक तत्व अंक बढ़ गए और मशरूम सैनिक बीजाणु अनलॉक हो गए। वह लेवल 3 पर पहुंच गया और अब 3 मशरूम सैनिकों का विकास कर सकता था। उसने एक नया कौशल इथेरियलाइज भी सीखा। इसके जरिए उसके माइसेलियल नेटवर्क से जुड़े मशरूम सैनिक जागृत हो सकते थे, पोषक तत्व अवशोषित कर सकते थे और अपनी युद्ध शक्ति बढ़ा सकते थे। उसने एक नया मशरूम सैनिक, वोल्ट मशरूम, स्थापित किया। इसकी मुख्य विशेषता विद्युत थी। एक तीव्र गतिशील इकाई जो अवशोषित पोषक तत्वों को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर शत्रुओं पर बिजली के झटके छोड़ सकती थी। यह एक अलौकिक अवस्था में प्रवेश कर गई। अब उसकी सेना में एक लेवल 3 वोल्ट मशरूम और एक लेवल 2 पायरो मशरूम शामिल थे। वह प्रसन्न हुआ। उसने उन्हें जल्दी से इलाका साफ करने का आदेश दिया। अब से यह जगह मशरूम मेन का बेस कैंप होगी। फिर वह रुका और सोचने लगा कि सिफोंग कैसी होगी। उसे काफी समय से कोई अनुभव नहीं मिला था, जिसका मतलब यही था कि वह किसी मुसीबत में फंस गई होगी। इसी बीच सिफोंग ने कई स्लाइम को हरा दिया। तभी एक राक्षस प्रकट हुआ और उससे पूछा कि क्या वही उसके साथियों पर निशाना साध रही है। यह दूसरे स्तर का स्लाइम किंग था। इसने कहा कि वह उसे अजीब तरह से जानी पहचानी लग रही है, मानो उसने उसे पहले कहीं देखा हो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उस पर हमला हो गया। नाराज होकर उसने शिकायत की
कि उसकी बात अब भी पूरी नहीं हुई है और उसे असभ्य कहा। वह तब चौंक गया जब उस पर एक और हमला होने वाला था। कई तीर उसे लगे, लेकिन उसने दावा किया कि उसे छेदने की कोशिश करना बेकार है। इसने सिफोंग को एक जोरदार घूंसा मारा। प्रभाव बहुत तीव्र था। स्लाइम किंग ने शेखी बघारी कि वह अपने उन अधीनस्थों जैसा नहीं है। उसका शरीर अत्यधिक लचीला है और शारीरिक हमलों से केवल थोड़ा सा तरल पदार्थ ही कम होगा। उसने आगे कहा कि उसे केवल जमीन से नमी सोखते रहने की जरूरत है, जिससे शारीरिक हमले पूरी तरह से बेकार हो जाते हैं। उसने सिफोंग को मरने के लिए कहा। वह उस पर एक जोरदार मुक्का मारने ही वाला था। सिफोंग टस से मस नहीं हुआ। हैरानी की बात यह थी कि उसकी भुजा फट गई। वह इस बात से भ्रमित हो गया कि उसका शरीर क्यों ढह है। फिर उसने अपने शरीर पर मशरूम उगते हुए देखे। उनमें से कई मशरूम उसकी पीठ पर तेजी से फैल गए, यहां तक कि उसके पैरों के नीचे का भूजल भी मशरूमों द्वारा पूरी तरह से सूख गया। उसे आश्चर्य हुआ कि मशरूम ने उसके शरीर पर परजीवी के रूप में रहना कब शुरू किया। फिर उसे एहसास हुआ कि परजीवी बीजाणु शायद शुरू से ही तीर के सिरों पर मौजूद थे। उसे अचानक याद आया कि वह गुलाबी टोपी वाला मशरूम आदमी था। अंततः उसका शरीर घुल गया और उससे एक सींग गिर गया। सिफोंग को वह सींग मिला जिसे उसने खा लिया था। इससे जून को एक नई क्षमता प्राप्त हुई, जिससे वह अपने माइसेलियम का उपयोग करके धनुष की डोरी और तीर बना सकता था, और माइसेलियम से बने तीरों से जादुई कौशल का प्रयोग किया जा सकता था। इसके बाद मिनोटॉर का सींग जादुई थैली में रख दिया गया। फिर उसने एक कीचड़ से सने शव से पोषक तत्व ग्रहण किए, जिससे उसके अनुभव अंक काफी बढ़ गए। जून पर भी इसका असर महसूस हुआ। एक सूचना में बताया गया कि सिफोंग ने लेवल 4 हासिल कर लिया है। उसने माइसेलियल आर्क अनलॉक कर लिया है, जिससे वह अपने माइसेलियम का उपयोग करके धनुष की डोरी और तीर बना सकती है, और उसके माइसेलियल डोरी वाले तीर जादुई कौशल का प्रयोग कर सकते हैं। एक अन्य सूचना में बताया गया कि यांग जून ने भी लेवल 4 हासिल कर लिया है। उसने फोर्स मशरूम नामक कौशल को अनलॉक किया, जिससे माइसेलियल नेटवर्क में मौजूद शत्रु मशरूम प्रतिध्वनित हो सकते हैं, किसी क्षेत्र के बारे में जानकारी एकत्र कर सकते हैं और नेटवर्क के माध्यम से समन्वय में काफी सुधार कर सकते हैं। सिफोंग अंततः कब्रिस्तान पहुंची और उसने मशरूमों को सफाई करते देखा। वह वहां का काम खत्म करने के बाद सफाई में मदद करने आई थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि हाल ही में लगाए गए 2 मशरूम सैनिकों ने लगभग पूरी जगह साफ कर दी होगी। उसने कहा कि कोई बात नहीं, वैसे भी यह इलाका इतना बड़ा नहीं था। उसने मिनोटॉर के सींग की जांच की और टिप्पणी की कि यह सामग्री वाकई अच्छी है। यह खजाने की पेटी से मिले टूटे हुए छुरे से कहीं बेहतर है, यहां तक कि पहले स्तर के ऑर्क खिलाड़ी की कुल्हाड़ी से भी बेहतर है। फिर भी उसे इस बात का अफसोस था कि उनके पास कोई ऐसा कारीगर नहीं था जो इसे हथियार में बदल सके। उसने पूछा कि क्या उन्हें किसी ऐसे कारीगर को पकड़ने जाना चाहिए। उसने जवाब दिया कि हाल ही में सीखा गया कौशल इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। उसने सुझाव दिया कि वे आसपास शिल्प कौशल वाले किसी खिलाड़ी या शव की तलाश करें। उसने अपना माइसेलियल नेटवर्क फैला दिया, पूरे मैदान में प्रोब मशरूम उगाए। इसके जरिए उसे आसपास खिलाड़ियों के लड़ने का आभास हुआ। 3 राक्षसों ने एक आदमी को घेर लिया था। उन्होंने उससे कहा कि उसके पास भागने की कोई जगह नहीं है और उसे उनके साथ वापस आकर हथियार बनाने चाहिए। उस आदमी ने इनकार कर दिया। वह वापस जाकर गुलाम नहीं बनना चाहता था। उसने उन पर आरोप लगाया कि वे उसके कबीले के लोगों को जबरन काम करवाकर मौत के घाट उतार रहे हैं। नीले रंग के ऑर्क जैसे राक्षस ने उसे मरने के लिए कहा। कारीगर की मृत्यु हो गई। जांच मशरूम के जरिए जून को एहसास हुआ कि बहुत देर हो चुकी है। उसने पूछा कि क्या हुआ है और उसे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। उसने समझाया कि जब वह अपने माइसेलियम को फैलाकर नेटवर्क से जुड़ जाएगी तब उसे दिखाई देने लगेगा। उसने उसके निर्देशों का पालन किया और जल्द ही उसे भी दिखाई देने लगा। जब बात यहां तक पहुंच गई थी तो अगर वह जीवितों को नहीं बचा सकता था तो कम से कम मृतकों को तो बचा ही सकता था। उसने सोचा कि मृत्यु भी जीने का ही एक अलग रूप है। उसने माइसेलियल नेटवर्क के जरिए बीजाणु छोड़ने शुरू कर दिए। जब वे व्यस्त थे, पायरो मशरूम और वोल्ट मशरूम कचरे के थैले के लिए आपस में लड़ रहे थे, लेकिन पल भर में पायरो मशरूम गायब हो गया। कारीगर के शव के स्थान पर एक लाल रोशनी तेजी से चमकी और उससे एक चौथे स्तर का पायरो मशरूम बौना कारीगर प्रकट हुआ। इसकी प्राथमिक विशेषता शक्ति थी और अग्नि के प्रति इसकी अनुकूलता इसे अग्नि के प्रति प्रबल प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती थी। एक बौने मशरूम के रूप में इसमें पारंपरिक शिल्प कौशल के साथ साथ
विषों और शारीरिक हमलों के प्रति उच्च प्रतिरोधक क्षमता भी थी। स्वाभाविक रूप से इसमें शिल्पकार कौशल भी था, इसलिए यह गढ़ाई और सृजन में निपुण था। अग्नि तत्व के आशीर्वाद से इसकी निर्माण क्षमता और भी अधिक थी। इसमें तोप माइसेलियम नामक विशेष कौशल भी था, जो तोप माइसेलियम से जुड़ी आग की एक नियंत्रणीय श्रृंखला छोड़ता था। यह मशाल श्रृंखला साझा दृष्टि के लिए नेटवर्क से जुड़ सकती थी और क्षति को बढ़ाने के लिए उसमें संग्रहित पोषक तत्वों को अवशोषित कर सकती थी। जब उसे होश आया तो वह भ्रमित था। एक छोटे से मशरूम के जरिए जून ने उससे बात की। उसने उसे बताया कि उसने उसे पुनर्जीवित किया है और उसे अपने मशरूम सैनिकों में से एक बना दिया है। उस क्षण से उसने उसका नाम फायर हैमर रख दिया। फायर हैमर ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन जून ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा कि वह समझता है, और समझाया कि उसके प्रोब मशरूम पहले से ही उन ट्रोल्स का पीछा कर रहे थे। ट्रोल्स में से एक ने अपने मालिक से कहा कि अगर सभी बौने गुलाम थकान से मर जाएं, तो उन्हें अब काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। बॉस ने पलटकर जवाब दिया कि वह बेवकूफ है। लेवल 3 के ट्रोल खिलाड़ी अंडरबॉस ने समझाया कि अगर घर पर मौजूद लोग थकान से मर जाते हैं तो वे कालकोठरी में घुसकर औरों को पकड़ लेंगे। उसने यह भी कहा कि बौने अभी पूरी तरह विलुप्त नहीं हुए हैं। तहखाने में हमेशा कुछ न कुछ जीवित बचे लोग छिपे रहते थे। तभी अचानक उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने जानना चाहा कि मशरूम जैसे दिखने वाले लोग यहां क्यों हैं, जबकि उनका घोंसला ठीक बगल में ही था। उनमें से एक ने अनुमान लगाया कि यह शायद कोई भटकता हुआ कुलीन राक्षस होगा और कहा कि उसे नहीं पता कि यह वहां कैसे पहुंचा। दूसरे ने कहा कि यह उनका सौभाग्यशाली दिन है। अप्रत्याशित फसल पाकर वे रोमांचित हो गए। उसने अपना भाला फेंक दिया। मशरूम वाला आदमी वहीं खड़ा रहा। उसने एक बड़ा हथौड़ा निकाला और उन्हें फेंक दिया। उन्होंने उसे आते हुए देख लिया था। हथौड़ा जमीन पर गिरते ही जोरदार धमाका हुआ। ट्रोल बाल बाल बच गया, लेकिन आखिरी क्षण में वह बच गया। उसे आश्चर्य हुआ कि हथौड़ा हवा में तैरने लगा और उसके प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसे लग गया। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि हथौड़ा दुश्मनों को स्वचालित रूप से निशाना बना सकता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक तीसरे स्तर के कुलीन राक्षस के पास इतने उच्च स्तरीय उपकरण कैसे हो सकते हैं। हथौड़ा फिर से हवा में उठा। एक ट्रोल ने अपनी तलवार से उसका रास्ता रोक दिया। वह उसे दूर धकेलने में कामयाब रहा। वह ऊपर की ओर उड़कर एक नुकीले कांटे पर अटक गया। फायर हैमर ने इसका सहारा लेते हुए जलती हुई रस्सी को पकड़ लिया और तेज गति से दौड़ते हुए उसे फेंक दिया। फिर वह ट्रोलों की ओर कूद पड़ा। एक ट्रोल भाला फेंकने ही वाला था कि उसका हाथ कांटेदार फव्वारे में फंस गया। इसके बाद माइसेलियल प्रज्वलन हुआ, जिससे उसका हाथ फट गया। फायर हैमर ने अगले जीव को निशाना बनाया। वह उसकी पीठ पर कूद गया और उसका चेहरा जमीन पर पटक दिया। उसने देखा कि एक और ट्रोल सुबह के तारे से हमला करने वाला है, लेकिन उसने पहले ही एक मुक्का मारा और ट्रोल को पहाड़ की ढलान पर पटक दिया। फायर हैमर ने अपना हथौड़ा वापस खींच लिया। जब ट्रोल ने ऊपर के लकड़ी के खंभों को तोड़कर गुफा को ढा दिया तो वह चौंक गया। कुछ वार सहने के बावजूद ट्रोल का आत्मविश्वास बरकरार रहा। उसे लगा कि वह अगले हमले से बच जाएगा। फायर हैमर ने फायर हैमर इग्निशन का प्रयोग किया। हथौड़ा लपटों से घिर गया। फिर उसने फ्लाइंग हैमर फायर रेन को सक्रिय किया। ट्रोल जानता था कि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। जब वह जमीन पर गिरा तो आग की लपटों ने विस्फोटों की एक श्रृंखला शुरू कर दी। सिस्टम ने सूचित किया कि विशालकाय हिरण खिलाड़ी खेल से बाहर हो गया है। एक सूचना में बताया गया कि क्राफ्ट्समैन फायर हैमर ने लेवल 5 हासिल कर लिया है। उसने स्क्रैप रिकवरी नामक एक नया कौशल अनलॉक किया है, जिससे वह हथौड़े से छोड़े गए मलबे पर प्रहार करके उपयोगी पुर्जे प्राप्त कर सकता है। एक अन्य सूचना में बताया गया कि जून ने भी लेवल 5 हासिल कर लिया है और बंडल फॉइल नामक एक नई वस्तु अनलॉक की है। एक दुर्लभ और टिकाऊ कार्य घेरा, जिसे अधीनस्थों को दैनिक कार्यों जैसे गढ़ने, इकट्ठा करने और खेती करने में सहायता के लिए सौंपा जा सकता था, और आपात स्थिति में इसका उपयोग जैगर के रूप में भी किया जा सकता था। सैफिंग ने भी स्तर 5 प्राप्त कर लिया था और एक नया कौशल इंस्टेंट बैकस्टेप अनलॉक कर लिया था, जिससे जिफेंग तीर के धागे के माध्यम से अपने द्वारा चलाए गए तीर पर टेलीपोर्ट कर सकता था। जून ने उससे कहा कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। उसने निर्देशांक भेजे और उन्हें उसे ढूंढने के लिए कहा। कुछ ही क्षणों बाद उनकी मुलाकात हो गई। फायर हैमर ने हिचकिचाते हुए पूछा कि क्या उसका सरदार इंसान है। जून ने समझाया कि मशरूम जैसे दिखने वाले इस इंसान का बदला हुआ रूप
उसके पिछले जन्म की जाति से प्रभावित है, और चूंकि वह पहले इंसान था इसलिए अब वह इंसान जैसा दिखता है। उन्होंने आगे कहा कि सैफिंग भी आर्कमिस द्वारा मशरूम मैन में परिवर्तित होने से पहले एक इंसान थी, इसलिए उसका बदला हुआ रूप भी इंसानी ही था। इसी तर्क के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि फायर हैमर भी लगभग वैसा ही था। उन्होंने विषय बदलते हुए पूछा कि क्या फायर हैमर उनके लिए हथियार बनाने के लिए सींग का उपयोग कर सकता है। फायर हैमर ने सींग की गुणवत्ता पर सहमति जताई, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि उन्हें अभी भी अन्य सामग्रियों की आवश्यकता है और ऐसा प्रतीत नहीं होता कि आसपास ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध है। जून ने जवाब दिया कि यह महान कब्रिस्तान है, इसलिए सामग्री जल्द ही पहुंच जाएगी। उसने ऊपर से एक आवाज सुनी और कुछ ही देर बाद छेद से हथियार फेंके जाने लगे। उन्होंने एक फेंका हुआ जादुई लोहे का कंगन उठाया। फायर हैमर ने एक पुराने हथौड़े का इस्तेमाल करके उसे फिर से गढ़ा। उसने उसे भट्टी में फेंक दिया। ऐसा लगता है कि ये बेकार पड़े उपकरण अब जादुई लोहे के अयस्क में बदल रहे हैं। इसके अलावा एक लेवल 5 के फार्म मशरूम ने भी उसकी मदद की। फायर हैमर ने अपने हथौड़े का फिर से इस्तेमाल किया और मुखिया को बताया कि हथियार तैयार हो गए हैं। उसने कबाड़ के सामान से अपने लिए पैंट और जूते भी बनाए। उसने उस उत्कृष्ट दोधारी तलवार का बारीकी से निरीक्षण किया और महसूस किया कि यह पहले वाली भद्दी ऑर्क कुल्हाड़ी से कहीं बेहतर थी। उसने कहा कि यह वाकई एक बढ़िया हथियार है। इसकी जादुई शक्ति कम थी। उपयोगकर्ता इसमें माना ऊर्जा प्रवाहित करके तलवार से मंत्रों का उच्चारण कर सकता था। यह सामग्री काफी आम थी, इसलिए यदि उच्च तीव्रता वाले मंत्रों का लंबे समय तक प्रयोग किया जाए तो क्षति का खतरा था। सैफिंग के पास एक उत्कृष्ट माइसेलियल धनुष था। इसमें कम जादुई शक्ति भी थी। उपयोगकर्ता अपने स्वयं के माइसेलियम को धनुष की डोरी के रूप में उपयोग कर सकता था और उसके माध्यम से तीर में मंत्र प्रवाहित कर सकता था। अगर वह अत्यधिक तीव्रता वाले जादुई तीर चलाता तो धनुष के क्षतिग्रस्त होने का खतरा था। फायर हैमर ने उसे बताया कि उसने अपने कपड़ों की अस्त्र में एक जादुई थैली सिल दी है। अब उसके लिए हथियार निकालना बहुत आसान हो गया था। सैफिंग ने पूछा कि वे आगे कहां जा रहे हैं। उसने जवाब दिया कि वे जमीन तोड़कर आगे बढ़ेंगे। पिछले कुछ दिनों से वह माइसेलियल नेटवर्क का इस्तेमाल करके उस इलाके की खोज कर रहा था। सबसे नीचे विशाल कब्रिस्तान था। अगर वे कूड़े के रास्ते सीधे ऊपर जाते तो हर मंजिल पर एक तरफा अवरोध था जो केवल नीचे की ओर जाने की अनुमति देता था, लेकिन हर मंजिल के अंत में अगले स्तर तक जाने का एक रास्ता था। इसीलिए अगर उन्हें ऊपर जाना था तो सबसे अच्छा तरीका हर मंजिल से लड़ते हुए आगे बढ़ना था। इसके अलावा वे दूसरों को अपने इलाके में शांति से रहने नहीं दे सकते थे। सैफिंग ने पूछा कि क्या वे फायर हैमर ला रहे हैं, यह कहते हुए कि एक और मशरूम होने का मतलब और अधिक ताकत है। उसे लगा कि फायर हैमर न केवल गढ़ाई में माहिर है बल्कि लड़ाई में भी बेहद निर्दयी है। किसी को तो उस जगह की रखवाली करनी ही थी और वे दूसरे इलाकों को साफ करके वापस नहीं आ सकते थे, कहीं ऐसा न हो कि उन्हें अपना घर ही नष्ट मिले। फिर भी साझा माइसेलियल नेटवर्क के जरिए फायर हैमर राक्षसों को मारकर अनुभव प्राप्त करता था। उसने किसी चीज पर पैर रखा और एक जोरदार झटका महसूस किया। एक दीवार नीचे गिर गई जिसने उसे सैफिंग से अलग कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या यह जादुई चिन्हों में छिपा कोई जाल था। अब उसे समझ में आ गया कि जांच मशरूम इसे क्यों नहीं पकड़ पा रहा था। वह हंसा और बोला कि दीवार की मोटाई को देखते हुए उसे बस एक मुक्के की जरूरत थी। उसने अपनी मुट्ठी के चारों ओर ज्वाला माइसेलियम लपेटकर अग्नि तत्व से युक्त विस्फोटक हमला किया। उसने उस पर मुक्का मारा, लेकिन टूटने के बजाय वह पीछे की ओर उछल गया। जहां उसने प्रहार किया था वहां एक जादुई घेरा प्रकट हो गया। उसे एहसास हुआ कि जाल की दीवार जादुई संरचना से मजबूत की गई थी। इसे तोड़ने की कोशिश करना कारगर नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें और सैफिंग को अलग अलग रास्ते अपनाने होंगे। यही कारण था कि हमारे एएमसी ने पीछे मुड़ लिया। आगे का रास्ता इंस्टेंस दायरे के कीचड़ भरे गलियारे में जाता था। उनके अलग होने के बाद इलाका बदल गया। उसे अंधेरे प्रवेश द्वार पर कई आंखें दिखाई दीं। उसने ध्यान से देखा और महसूस किया कि यह घोंघों का घोंसला है। एक घोंघे ने पहचान लिया कि उसी ने बड़े कब्रिस्तान में उनके भाई को मारा था। उसने दूसरे घोंघों को उसे पकड़ने के लिए कहा, इसलिए उन्होंने उस पर बिजली से हमला कर दिया। जून ने अपना वोल्ट मशरूम लगाया। बिजली का झटका जमीन पर लगा। घोंघों को लगा कि उन्होंने उसे निशाना बनाया है और आखिरकार उन्हें अपना बदला मिल गया। उन्हें आश्चर्य हुआ जब उनमें से एक दो हिस्सों में कट गया। फिर ऐसा बार बार हुआ।
जून अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा, जिससे घोंघों को तेजी से आगे बढ़ने के लिए अपने खोल उतारने पड़े। वे उसे कवचहीन जनजाति का आतंक दिखाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे, लेकिन उन्हें माइसेलियम का आभास हो गया। पलक झपकते ही जून ने उन सभी को फंसा लिया।